एमए फाइनल के विद्यार्थियों समयाभाव में ऑडियो नहीं बना सका था, अतः इस ऑडियो को आप दिनांक 18/7/2020 में पढ़ने की कृपा करें। इसके अंतर्गत हम राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र, जिसमें बताएंगे कि राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र कितना व्यापक है और इसकी वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिकता है। राजनीतिक भूगोल की उपयुक्त वर्णित परिभाषाओं से इसके अध्ययन के उद्देश्य के संबंध में पर्याप्त संकेत मिल जाते हैं। स्पष्ट है कि राजनीतिक भूगोल राज्य एवं प्राकृतिक वातावरण में संबंध को व्यक्त करता है। ये संबंध मुख्यतया दो प्रकार का होता है। प्रथम, आंतरिक अर्थात राज्य का आंतरिक प्रशासन, प्राकृतिक साधन एवं जनसंख्या, और द्वितीय, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध। संपूर्ण विश्व विविध भौगोलिक वातावरण से युक्त है तथा इसमें अनेक राज्य स्थित हैं। प्रत्येक आधुनिक राज्य में तीन प्रमुख तत्व अर्थात क्षेत्र, मानव प्लस राजनीतिक व्यवस्था होती है। किसी एक तत्व के अभाव में राज्य अस्तित्व रहित हो जाता है। साथ ही विश्व में कोई भी दो राज्य वातावरण में समानता नहीं रखते। राज्य की शक्ति, संपन्नता अथवा निर्बलता वहाँ के भौगोलिक वातावरण द्वारा ही निर्धारित होती है। अतः राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यद्यपि इसके अध्ययन की इकाई राज्य होता है, किंतु विश्व में अनेक राज्य हैं तथा प्रत्येक राज्य एकाकी नहीं रह सकता। अतः संपूर्ण विश्व का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक भूगोलवेत्ता एक राज्य अथवा अनेक राज्यों में होने वाले विविध क्रियाकलापों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर परिणाम निकालता है। इस अध्याय में वर्तमान दशाओं का प्राचीन स्वरूप की पृष्ठभूमि से संबंध स्थापित कर भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसी उम्मीद की जाती है। संक्षेप में राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र निम्नलिखित है। 1 नंबर, राज्य का भौगोलिक विस्तार एवं भौगोलिक वातावरण का अध्ययन, कि किसी राज्य का कितना विस्तार है और उसका भौगोलिक वातावरण किस तरह का है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी के अंतर्गत राजनीतिक सीमाओं का भी अध्ययन किया जाता है कि राजनीतिक सीमाएं किस देश से कितनी लगी हुई हैं, कौन सा देश किस तरह का अपना वो राजनीतिक विचार रखता है, विचारधाराएं रखता है, उससे उसका सामंजस्य बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, जिसके द्वारा राज्य जनसंख्या को प्रश्रय देता है तथा अन्य कार्यों को पूर्ण करता है। इसमें राज्य की स्थिति, आकार, विस्तार से लेकर खनिज, कृषि, परिवहन आदि का अध्ययन करता है। इसके माध्यम से राज्य विकास करता है तथा ये राज्य की रक्षा के साधन हैं। जिससे ये चीज़ हैं, राज्य की जो जनसंख्या है वो कितना, उसके अंदर प्राकृतिक साधन कितने उसके अंदर सहयोग देते हैं, उसकी जीडीपी के अंदर, कहने का मतलब है उसकी प्रति व्यक्ति आय में कितना ये गेन करते हैं। तीसरा है राज्य की जनसंख्या का सामाजिक एवं प्रजातीय स्वरूप, जिनके द्वारा राज्य का आंतरिक प्रशासन प्रभावित होता है।
अर्थात राष्ट्रीय शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अंतर्गत भाषा, धर्म, जाति आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर कितने व्यक्ति, कितनी जनसंख्या के अंदर है जो किस भाषा के हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है और उनके अंदर भाषा, धर्म एवं जाति इनमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है। क्यों कि ये जो 3 तत्व हैं, और भी तत्व हैं लेकिन मुख्य हैं भाषा, धर्म और जाति, जो राष्ट्र की शक्ति के लिए एक प्रमुख चीज हैं। इसके अंदर, तीनों के अंदर थोड़ा सा भी इस तरह थोड़ा निगेटिव आ जाए तो उस राष्ट्र की शक्ति के ऊपर कई तरह की समस्याएं आने लग जाती हैं। चौथा है राज्य पूर्णतया स्वयं के आंतरिक साधनों पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु अन्य राज्यों से राजनीतिक समझौतों द्वारा इसकी पूर्ति करता है। इनका प्राचीन स्वरूप उपनिवेश था, जो अब समाप्त हो गया है। ये समझौतों कभी धार्मिक कारणों से तथा कभी राजनीतिक कारणों से किए जाते हैं। अतः राजनीतिक भूगोल इस प्रकार के समझौतों का भौगोलिक स्वरूप स्पष्ट करता है कि आगे जाकर के ये समझौते कितना उस राज्य के स्थायित्व के लिए कारगर साबित होंगे। 5वां है राजनीतिक भूगोल वर्तमान विश्व की राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक कारण स्पष्ट करता है, चाहे वह पश्चिमी एशिया का संकट हो या अफगानिस्तान का अथवा भारत चीन का या भारत पाकिस्तान का या मध्य एशिया की घटनाएं या रूस चाइना के संबंध या चीन और अमेरिका के संबंध आदि ऐसी घटनाएं हैं। सभी को भौगोलिक वातावरण की पृष्ठभूमि में अध्ययन कर उसका समाधान का मार्ग प्रस्तुत करता है। 6 है राजनीतिक निर्णयों में भौगोलिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका अध्ययन राजनीतिक भूगोल में विशिष्टता से किया जाता है। 7वां है निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें निर्वाचन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तथ्यों के साथ साथ निर्वाचन परिणामों का क्षेत्रीय विश्लेषण एवं मानचित्रीकरण तथा व्यवहारात्मक पक्ष का विवेचन किया जाता है कि किस तरह से जो निर्वाचन उस देश के अंदर हुए उसका एक व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत करने की भूगोल के अंदर पहल की जाती है। 8 नंबर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की व्यवहारिक भूमिका राजनीतिक भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है। विश्व के अशांत क्षेत्रों का कारण विश्लेषण एवं समस्याओं का समाधान राजनीतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र है, जिसमें पश्चिमी एशिया का संकट हुआ, अफ्रीका महाद्वीप के जो देशों के अंदर जो कबीले बटे हुए हैं उसका जो उसकी समस्या कैसे है जी वो करता है। भारत और पाकिस्तान की जो समस्याएं आपस की उसको कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता है और कैसे उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। चीन और भारत के अंदर जो विवाद अभी जो चल रहा है उत्तर के अंदर, उसका भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसके ऊपर भी अपनी पैनी नज़र लगाए हुए हैं। उसके समाधान के कारण ढूंढने की
कोशिश करते हैं। ईरान और इराक, सऊदी अरब, जो तेल जितने भी ये हैं प्रधान पश्चिमी देश हैं, उसकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने आप के अंदर आगे आकर के पहल करते हैं और उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे विश्व में अशांत क्षेत्रों के अंदर शांति बनी रहे और एक समूची मानव जाति अपने अच्छाई के लिए आगे बढ़ती रहे। इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन सोचते हैं। संक्षेप में, राजनीतिक भूगोल राज्य की समस्त गतिविधियों, राज्यों के अंतर संबंध, क्षेत्रीय सहयोग एवं विश्व संगठनों का अध्ययन करता है। वर्तमान राजनीतिक भूगोल सैद्धांतिक निरूपण न होकर व्यवहारिक पक्षों, एप्लाइड एस्पेक्ट्स को अधिक महत्व देता है, जिससे विश्व के जितने भी संगठन हैं, चाहे यूएन हो, चाहे सार्क हो, चाहे ये जो G7 हो, चाहे उत्तरी ये नाटो और सीटो तो बंद हो गया आजकल, जितने भी उसके जो बाद में जितने भी संगठन बने हैं, विश्व शांति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करें और मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हो, ऐसी आशा है। धन्यवाद। चलो बेटा।